एग्ज़ाम्पल्स आपके पास इतनी सारी हैं, ये कि आपने इतने सारे जो है ना फ़न एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। किस तरह से आप जो है ना अपनी क्लास को भी इसी तरह से फ़न क्रिएट करते हैं? कोई भी सब्जेक्ट ट्राई नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द टीचर कि वो उसको किस हुँ। तरह से पढ़ा रहा है। और बच्चों को आपको पता है ना, ये जो कलरफुल फ्लेम्स हैं, ये जो धमाके हैं, बच्चे के बिल्कुल। ज़हन में पहले यही आता है, केमिस्ट्री धमाका, सो मैं करा देता हूँ। और वो जब हो जाता है धमाका, तो फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप्ड हो जाता है। सर आपका पैशन देख के एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। सर फॉर इंस्टेंस अगर केमिस्ट्री एज़ अ पर्सन होती तो उसके क्या ट्रेट्स होते हैं? मैं सबसे पहले तो फिजिकल की बात करूँगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि वो बड़ी कलरफुल होती है। कोई पिंक, ऑरेंज, येलो जैसे कपड़े पहनाता मैं उसको। उसके शूज़ जो है बड़े ज़बरदस्त, बच्चे जैसे छोटे-छोटे कलरफुल शूज़ पहनते हैं, वो मैं उसको पहनाता। और उसकी आँखों में बहुत बड़ा-सा मैं ब्लैक कलर का काजल लगाता, जो कि कार्बन का होता। और साथ-साथ जो है उसकी नोज़ पे मैं थोड़ा-सा येलो कलर का सल्फ़र लगा देता। जब वो ज़बान बाहर निकालता तो ब्लू कलर की कॉपर सल्फ़ेट वाली ज़बान होती। सो मैं उसको ऐसा बनाता कि सामने वाला देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और अगर कोई बच्चा जिसको मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो उसको मैं पहले वो मॉडल दिखाता, देखो ये है मेरे पास केमिस्ट्री। तो मेरे ख्याल से वो पहले दिन से ही काफ़ी उसको जानने के लिए रेडी होता कि यार नहीं यार, मुझे देखना है इसकी ज़बान के अंदर कौन सा कलर है, इसकी ज़बान के नीचे कौन सा कलर है। अगर मैं बात करूँ उसकी डेप्थ की और उसकी इंटरनल जो आपने कहा, तो इंटरनल में वो बड़ा मासूम सब्जेक्ट है। Assalamualaikum dear viewers, welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders. I'm your host Nimra Mansoor, and today we are joined by a very special guest who has been shaping minds in classroom for the past 7 years across many reputable institutes in Karachi. He's got a master's in industrial chemistry and has a background in applied chemistry. So without any further wait, let's give a warm welcome to Sir Osama Shahab. Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। Sir, how are you doing? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? Alhamdulillah, sir. Thank you very much for coming here, even though you have like a very hectic schedule. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। It's a pleasure, sir. Sir, to start things off, tell about how you got into chemistry because it's supposed to be it's considered a very hard subject, a very difficult subject. How did you pursue this career? How did you start teaching? Initially, when I was kid and I was learning in schools and colleges, कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग बॉयज़ को बड़ी Hmm. पसंद होती है। वो लेने के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में जाने लगा, तो यूनिवर्सिटी में जाते वक्त मेरे सारे टीचर्स ने मुझे यही कहा कि अप्लाइड केमिस्ट्री में तुमने एडमिशन लेना है। Hmm. बट क्योंकि उस वक्त दोस्तों का भी एक इम्पैक्ट होता है लाइफ में, और जो है उन्होंने बहुत ज़िद की कि मैं सीएस ले लूँ, Hmm. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इवन तो मुझे उसमें भी कोई मसला नहीं था, पढ़ना तो था, वो भी पढ़ लेते। लेकिन क्योंकि मेरे टीचर्स का प्रेशर मेरे ऊपर था कि तुमने अप्लाइड केमिस्ट्री ही लेनी है, तो फिर मैंने अप्लाइड केमिस्ट्री चूज़ की। Oh. इनिशियली उसको चूज़ करने में मुझे कोई इशू नहीं हुआ, पढ़ने में भी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैं वहाँ पढ़ता गया, मेरा Hmm. इंटरेस्ट डेवलप्ड होता गया। जैसे हमने वहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे किए जो डेली लाइफ के अंदर हम लोग जो है मतलब यूज़ कर रहे होते हैं। Hmm. हमने वहाँ इंसेक्टिसाइड्स बनाए, शुगर बनाई, हमने वहाँ टूथपेस्ट बनाया। दीज थिंग्स हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं और वो मैं बना रहा हूँ। Wow. देन इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो इस तरह से आपने एग्ज़ाम्पल्स आपके पास इतनी सारी हैं, ये कि आपने इतने सारे जो है ना फ़न एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। किस तरह से आप जो है ना अपनी क्लास को भी इसी तरह से फ़न क्रिएट करते हैं? कोई इस तरह का एलिमेंट जो आप डालते हैं? बिकॉज़ एक ड्राई सब्जेक्ट जो है ना स्टूडेंट्स इसको इस तरह से लेते हैं, तो हाउ डू यू डू दैट? देखें, कोई भी सब्जेक्ट ड्राई नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द टीचर कि वो उसको हुँ। किस तरह से पढ़ा रहा है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने बच्चों को अपनी क्लास के अंदर ना इसी तरह से इंजॉय कराऊँ, जैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं। और बच्चों को आपको पता है ना, ये जो कलरफुल फ्लेम्स हैं, ये जो धमाके हैं, बच्चे के बिल्कुल। जहन में पहले यही आता है, केमिस्ट्री धमाका, सो मैं करा देता हूँ। और वो जब हो जाता है धमाका, तो फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप्ड हो जाता है। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, या एक कह लें एक सिलेबस का पार्ट है, सोडियम का रिएक्शन पानी के ओह! साथ। तो वो जब हम पानी में डालते हैं तो बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। सो वो मैं डाल के दिखा देता हूँ बच्चों को। सर कोई एक इस तरह की एग्ज़ाम्पल जो आपने यूनिवर्सिटी लाइफ़ के अंदर सीखी हो, जो आप लाज़मी देते हैं स्टूडेंट्स को? या इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी की एग्जांपल की बात करूँ, तो ये सारी जो मैंने एक्सपेरिमेंट सीखा ना, हम यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स डेली बेसिस पे एक्सपेरिमेंट करते थे। तो वो ओह! एक्सपेरिमेंट्स मैं लाजमी अपनी क्लास में इंक्लूड करता हूँ। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लेम, तो मैं फ्लेम के डिफरेंट कलर्स जला के दिखाता हूँ। इवन हुँ। क्लास के अंदर मैं आग लगा के दिखा देता हूँ बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर करता हूँ। एक्सपेरिमेंट्स करना ज़रूरी है क्लास में, उससे इंटरेस्ट डेवलप्ड होता है बच्चों का। सर और माशाल्लाह से आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो
किस तरह से आप स्टूडेंट्स का फोकस मेंटेन करके रखते हैं, बिकॉज ऑनलाइन के अंदर स्टूडेंट्स आर मोस्टली डिसकनेक्टेड फ्रॉम द टीचर, तो किस तरह से वो। देखें, पहली बात तो ये है कि जितने भी बच्चे मेरे पास बाहर से पढ़ते हैं वो सब उन टीचर से पढ़ते हैं जो कि उनको स्कूल ने प्रोवाइड कर दिए। अब वो जो स्कूल ने उनको प्रोवाइड किए हैं वो अलग अलग नेशनैलिटी के लोग होते हैं, तो वो उस हिसाब से क्लास को जो है आप कह लें इंटरेक्टिव बना नहीं पाते। जैसे कि कोई पाकिस्तानी टीचर पाकिस्तानी बच्चों को कर सकता है, सो हम नॉर्मली बायलिंगुअल होकर पढ़ाते हैं, बच्चों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। मतलब बच्चों की एक छोटी छोटी सी बातें भी ना हम उनके साथ कर रहे होते हैं, इवन सब्जेक्ट से रिलेटेड या उनके प्रेशर से रिलेटेड, वॉट एवर उनके स्ट्रेस से रिलेटेड हम उनसे बातें कर रहे होते हैं, और बच्चों से इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि वो शेयर कर रहे होते हैं। इवन तो लास्ट नाइट भी मेरे पास मैसेज आया एक बच्चे का, सर मेरी तैयारी पूरी है और फिर भी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं उनको काम डाउन कर रहा हूँ, रिलैक्स यार, तुम्हारी जितनी तैयारी है इतने में तो 3 बच्चे पास हो जाएंगे। सो वो पेपर 60 मार्क्स का है, 58 लेने वाली बच्ची है, तो वो कैसे स्ट्रेस आउट हो सकती है? जस्ट काम डाउन और अल्लाह से बेस्ट की उम्मीद रखो, इंशाल्लाह होगा बेस्ट, टेंशन नहीं लेनी। तो इस तरह से हम बच्चों से दोस्ती करते हैं। साथ साथ क्लासरूम के अंदर, इवन ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, और जो सोडियम वाला एक्सपेरिमेंट है वो मैं अपने घर में कराता हूँ बच्चों को। और उसके लिए मैंने 2 डिफरेंट कैमरे लगाए हुए हैं कि वो जो हमारा ऑनलाइन सेटअप है उससे थोड़ा दूर होकर एक्सपेरिमेंट कराया जाए, ताकि मेरी कितनी मरतबा स्किन जल चुकी है इस वजह से, ओह और कितनी मरतबा धमाकों से जो है मेरे हाथ और मेरे फेस पे भी आ चुका है ये सब कुछ, बट इट्स फाइन, बच्चों के लिए करना पड़ता है। सर, प्रिकॉशंस के साथ। प्रिकॉशन के साथ बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आप जो है ना क्लास में होते हो तो आप बहुत जल्दी में सारे काम कर रहे होते हो, तो आप जो है नहीं कर पाते प्रिकॉशन मेजर्स। जस्ट लाइक एक दफ़ा मैं बच्चों को इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा था, ओह और इलेक्ट्रोलिसिस में ना क्लोरीन गैस बन रही थी, तो मैंने तो एक छोटा सा अपैरेटस लगाया था, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा जो है क्लोरीन गैस बनेगी। और वो एक्सपेरिमेंट करा के फिर मैंने उसको साइड में रखा और मैं क्लास लेना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद आई जस्ट फील लाइक कुछ सफोकेशन हो रही है, सांस रुक रही है मेरी ना, लाइक दैट। तो फिर जो है ना मैंने देखा तो वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू था, वो चल रहा था, और कंटिन्यूसली जो है क्लोरीन गैस बन रही थी। मेरा रूम क्लोज था, और क्लोरीन के लिए कंटिन्यूसली आपके पास जो है ना एक वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और वो प्रोसेस चल रहा था। मेरा रूम बंद था, एसी चल रहा था, और क्लोरीन उस रूम में भरे जा रही थी। सो फिर मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए क्लास को पॉज किया और अपनी सारी वेंटिलेशन प्रॉपर खोली और उस क्लोरीन को बाहर जाने दिया, एक्सपेरिमेंट को बंद किया। सो ऐसा समटाइम होता है, आप क्लास ले रहे हो तो आपको पता नहीं चलता, उस फ्लो में आप प्रिकॉशंस को देखना भूल जाते हो। सर, ये बहुत मज़े की चीज़ है। कोई और इस तरह की चीज़ जो आप शेयर करना चाहें। वो बस नेचुरली निकलेगी अभी खुद ही मैंने नहीं सोचा था ये बोलने के लिए। ओके सर, केमिस्ट्री क्योंकि एक टफ सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है और बहुत सारे बच्चे इसको एज अ मेजर परस्यू नहीं कर पाते, तो दोज हु वांट टू परस्यू दिस एज अ मेजर, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स एक सेफ़र, एक मोस्ट कन्वेंशनल तरीके की तरफ, एक मोस्ट कन्वेंशनल मेजर की तरफ जाते हैं, तो सर आप उनको क्या एडवाइस देंगे? या देखें, पहली एडवाइस तो ये है कि जैसे फॉर सपोज हम भी अपने यूनिवर्सिटी टाइम में थे, तो हमें भी बहुत इशू होता था कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। लेकिन मैं अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स जितने भी हैं मेरे, उनको मैं यही गाइड करता हूँ, देखो जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स चेंज होते रहते हैं। सो अगर अभी आपको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो मे बी पॉसिबल 2 साल बाद आपको वो सब्जेक्ट अच्छा ना लग रहा हो, तो आप कोई सा भी एक ऐसा रास्ता चूज़ करें जिसके अंदर आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो यूनिवर्सिटी में। सो मैंने भी इसी तरह से सेलेक्ट किया था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स मैंने ले लिया था। इट्स समटाइम लाइक जो दिल चाहे यूनिवर्सिटी में जाके ले लो इन 3 सब्जेक्ट के साथ। तो इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ा, उसके बाद जो दिल चाहा लिया। मतलब आपको सीएस में जाना है, आप सीएस में जा सकते हैं, बायो में जाना है, बायो में जा सकते हैं, इवन कॉमर्स में जा सकते हैं इन 3 सब्जेक्ट के साथ। सो मेरी तो एडवाइस ये है कि आप ये 3 सब्जेक्ट लें। लेकिन अब जो है, अभी मॉडर्न दौर के अंदर सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो केमिस्ट्री और कंप्यूटर का जो पहले एक क्लैश हुआ करता था वो भी ख़त्म हो गया है। मतलब आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं विदाउट एनी डाउट कि यार कि आगे जाके मुझे क्या करना है। बट डेफिनेटली अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे ए लेवल्स में या इंटर में, तो आपके लिए केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी में पढ़ना मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों को नॉर्मल आप 3 सब्जेक्ट ले लो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, और साथ में कंप्यूटर भी ले लो। तो आप थोड़ा सा गैप देके इन दोनों में से कोई एक पेपर दे दो, ताकि आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज़, आपकी सारी आप कह लें कि जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी ओपन रहें, और साथ में जो आपका शौक है आप वो भी पूरा करें। बिल्कुल। और साथ साथ एक चीज़ ये है कि बच्चे बोलते हैं केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। सब्जेक्ट तो कोई सा भी मुश्किल है। अगर आप ए लेवल्स के अंदर आकर या इंटर में आके कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी मुश्किल है, और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी मुश्किल है। मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी चीज़ को मुश्किल समझोगे तो वो मुश्किल ज़ाहिर होगी। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट इट इज़ ईजी, देन यू कैन मेक इट ईजी। अगर आप सोच ही नहीं रहे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, तो आप उसको आसान बनाएंगे कैसे? पहले तो आपको आसान सोचना पड़ेगा ना उसको।
सो मेरे बच्चों के साथ मेरा बड़ा सुकून का माहौल रहता है इस मामले में। मैं शुरू से पहले दिन से जब बच्चे आते हैं ना, एक बड़ा बेसिक सा परसेप्शन है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बिल्कुल। ऑर्गेनिक, सब यही बोलते हैं। पहले दिन से बच्चों को बता रहा होता हूँ, बेटे ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत आसान है, सबसे आसान ऑर्गेनिक है, सबसे आसान ऑर्गेनिक है। और 8 महीने बाद जब उनको ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ तो उनका एक परसेप्शन बन चुका होता है आसान है, बिल्कुल। तो उनको आसान लगती है लिटरली। आप मेरे बच्चों से पूछे, जितने मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा आसान ऑर्गेनिक लगेगी। एंड इवन मेरे टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स वो ऑर्गेनिक में ले रहे होते हैं, वाह। क्योंकि आप एक परसेप्शन बनाते हो ना किसी भी चीज़ बिल्कुल। का। लोगों ने बनाया हुआ है केमिस्ट्री मुश्किल है, ऑर्गेनिक मुश्किल है, तो बच्चों पहले से सोच के आते हैं मुश्किल है। सोचना नहीं है, करना है। सर कोई एक कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री का आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो? केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट तो खैर किसी को क्या ही अच्छा लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो कलर्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है। आपके फ्लेम कलर्स हैं, इंडिकेटर्स के कलर्स हैं, जब आप वो कलर्स देखते हो तो लाइक बहुत बहुत प्लेजेंट लगते हैं, वो फील आता है, आप जैसा लगता है जैसे उस कलर को देख के आप ज़िंदगी जी रहे हो। लाइक मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड में डालो, क्या रेड कलर देता है वो, पिंकिश रेड, कुछ कॉपर का मेटल, पिंकिश ब्राउन कोई कलर, फ्लेम का आप देखें लाइलेक कलर, पोटेशियम का, वो सारे कलरफुल जो चीज़ें हैं ना, वो आप जितना बच्चों को दिखाएंगे वो उतना इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए भी होगी सब्जेक्ट। अब अगर आप दिखाएंगे नहीं, सूखा सूखा बोर्ड पे पढ़ाते रहेंगे, तो फिर कैसे केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो वो जो कलर्स हैं ना, एक्चुअल केमिस्ट्री उसी में। सो वो कलर्स दिखाएं बच्चों को, ताकि केमिस्ट्री भी कलरफुल हो और उनके लिए स्टडी भी कलरफुल हो। बिल्कुल। और सर आपकी प्रैक्टिस है कि आप क्रिकेट खेलते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ एंगेज रखते हैं, जो कि मोस्टली टीचर्स इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होते। सर ये कब से शुरू किया आपने? अच्छा देखें, मैं अगर टीचर नहीं होता तो मुझे लगता है शायद मैं क्रिकेटर ही होता, क्योंकि बहुत पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद है क्रिकेट। और मैंने बीच में भी जब टीचिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट की थी तो मैंने रोक दी थी क्रिकेट। तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी में से मेरी एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो रिमूव हो गई है। सो मेरे ख्याल से इंसान को क्रिकेट, फुटबॉल जो पसंद है वो खेलते रहना चाहिए। और खेलने से क्या होता है, खेलने से आपकी एनर्जी डेवलप्ड होती है, तो आप स्टडी के अंदर भी वो सारा काम कर सकते हो। मैं बिल्कुल एक बेसिक बात करूँ, अगर तो बंदा खेल रहा है, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, तो मैं जब भागूंगा दौड़ूंगा तो मेरे अंदर जो है, मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। जब मैं ऑक्सीजन लूँगा, मेरी बॉडी के अंदर पूरी ऑक्सीजन डेवलप्ड होगी, मेरे अंदर एक एनर्जी आएगी बाकी चीज़ों के लिए, मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। सो मैं हफ्ते में एक दफ़ा खेलता हूँ फिलहाल तो करंटली, लेकिन वो उस एक दिन के लिए मैं पूरा हफ्ते इंतजार करता हूँ। और अगर खुदा ना खास्ता आप पहले बॉल पे आउट हो जाए उस दिन, तो उस दिन तो बहुत मामला ख़राब है, तो अगला हफ्ता भी ख़राब हो जाता है आपका। तो मेरे बच्चों के साथ मेरा यही, मैं स्कूल में बहुत खेलता हूँ बच्चों के साथ, तो जो बच्चे मुझे नज़र आते हैं कि यार बाकी उनके अंदर पोटेंशियल है क्रिकेट का, तो मुझे जहाँ कोई प्लेटफॉर्म नज़र आता है मैं उनको अपने साथ लेके जाता हूँ। इवन दो उसके लिए अगर मुझे खुद पैसे देना पड़े मैं देता हूँ पैसे, उनको खिलाना पड़े, उनको अपने साथ ले जाना पड़े, पिक एंड ड्रॉप देना पड़े, मैं देता हूँ। सिर्फ वाह। इसलिए नहीं कि मुझे बंदों की ज़रूरत है मुझे बंदों की ज़रूरत नहीं है, बस इसलिए कि उससे मेरी एक टीम वर्क के अंदर जब आप 2 लोग काम कर रहे होते हो ना, तो एक और अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तो एक जब वो मेरी कैप्टनसी में खेलेगा तो उसके साथ मेरा एक बॉन्डिंग बन जाएगी बहुत ज़बरदस्त, तो वो बॉन्डिंग क्लास में भी नज़र आएगी। और वो बॉन्डिंग जब दूसरे बच्चों को नज़र आएगी तो वो उसके लिए भी सोचेंगे कि यार इनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों है, मेरे साथ भी होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कुछ करके ज्वाइन करेगा। तो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, मैं बच्चों को जहाँ मौका लगता है, इवन अगर मुझे उनको डिनर पे इनवाइट करना पड़े, या उनके अच्छे रिजल्ट के ऊपर मुझे कोई उनको ट्रीट देना पड़े, या मुझे उनको कोई गिफ्ट देना पड़े, मैं डेफिनेटली देता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों को आपने अप्रिशिएट करना है। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो उनकी एफर्ट्स डबल से भी ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना तो किसी भी काम का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करें। आप ज़रूरी थोड़ी ना बंदा 8 घंटे या 24 घंटे पढ़ ही ले, बिल्कुल। थोड़ा सा उसमें से 2 घंटे निकाल के खेले, ताकि उसका माइंड भी फ्रेश हो और वो खेलने के साथ साथ पढ़ने पर भी फोकस करे। परफेक्ट एक बैलेंस क्रिएट करने बिल्कुल। का। एग्जैक्टली। सर आप इतने टाइम से करिकुलम के साथ, स्कूल्स के साथ, टीचिंग के साथ कनेक्टेड हैं, कोई ऐसी चीज़ आपको करिकुलम के अंदर कोई गैप्स फील हुए हो, कोई इस तरह की चीज़ फील हुई हो कि यार ये डालनी चाहिए या ये निकाल देनी चाहिए, जस्ट सो स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू इट मोर? केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछ रही हैं आप? केमिस्ट्री से रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कैम्ब्रिज, मैं तो कैम्ब्रिज ही पढ़ाता हूँ हर जी। जगह। सो कैम्ब्रिज में जो ओ लेवल्स का हमारा, मुझे पर्सनली फील होता है ऐसा कि ओ लेवल्स का जो हमारा सिलेबस है वो बहुत बैलेंस्ड है। उसमें तो सारी चीज़ें ओके हैं, बच्चे को हम किसी ना किसी तरह से उस सारी चीज़ों को सिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो ओ लेवल से ए लेवल्स में कन्वर्ट होता है ना, सो ए लेवल्स में एक तो सिलेबस बढ़ जाता है,
टाइम बच्चे के पास कम रह जाता है। जैसे एक बच्चा 3 साल में ओ लेवल्स या IGCSE कर रहा है, तो वो फिर जब AS में आता है तो उसको जस्ट 9 to 10 मंथ्स के अंदर AS का एग्ज़ाम देना है। उसके साथ साथ सिलेबस उसका बढ़ गया, सिलेबस बढ़ने के साथ साथ पेपर मज़ीद डिफ़िकल्ट आता है। सो मेरे ख्याल से जब आपने सिलेबस बढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट्स बढ़ा दिए हैं, आपने चीज़ें टेक्निकली बच्चे को सिखा दी हैं, तो पेपर के अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल कम होना चाहिए, बस पेपर पैटर्न के हिसाब से। बाकी कॉन्सेप्चुअल तो एवरीथिंग इज़ फाइन। पढ़ना है, अगर आपने केमिस्ट्री को आगे परसू करना है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। सर आप क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से जो है ना अपनी सोशल लाइफ और किस तरह से पढ़ाई को लेकर चलें, कोई एक स्केड्यूल फॉर्म करें, व्हाट डू यू सजेस्ट? या स्केजुअल की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से बच्चों को जो है पढ़ाई तो पहले दिन से करनी चाहिए, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको पहले दिन से बिल्ड करना चाहिए ताकि एंड में उसके ऊपर प्रेशर ना हो। हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे शुरू से ही चीज़ों को बहुत लीनियंट लेते हैं। मतलब क्लास में बैठे हुए 8-8 महीने 9-9 महीने हमारी क्लासेस ले रहे हैं, बट शुरू के जो 6 महीने उनको तो वो बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं आखिरी 3 महीने में पढ़ लेंगे हम। दिस इज़ नॉट राइट। आप क्लास में बैठे हुए हैं तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो आपको गेन करना है, आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है तो आखिरी के 3 महीने में आप रिव्यू करेंगे ना। अगर आपको सीखना भी आखिरी के 3 महीने में है, रिव्यू भी आखिरी 3 महीने में करना है, याद भी आखिरी 3 महीने में करना है, पास पेपर्स भी आखिरी 3 महीने में करना है, तो 3 महीने में क्या क्या होगा? फिर बिल्कुल। कुछ भी नहीं होगा। आखिरी 3 महीने में फिर कुछ भी नहीं होगा और फिर बोलेंगे यार मुझसे मिस हो गया, अगले साल दोबारा दे दूंगा। तो जैसे अल्लाह ताला ने हर जो है क्या कहते हैं, आप कह लें कि मुश्किलात के बाद आसानी रखी है, इसी तरह से कैम्ब्रिज ने भी हर मई जून के बाद अक्टूबर नवंबर रखा हुआ है। तो बच्चे जो है क्या नाम है अक्टूबर नवंबर का सोच के आगे बढ़ जाते हैं। दैट्स नॉट राइट। आई थिंक उनको अपने आप को शेड्यूल करना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको शुरू से पढ़ना चाहिए, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप शुरू से कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहें। जब कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग रहेंगे तो याद करने वाली बात, प्रैक्टिस करने वाली बात, पास पेपर्स वाली बात वो आखिरी 3 महीने में एक्सेप्टेबल है, बात समझ में आती है, हो जाएगी। लेकिन आप सारी चीज़ें ये एंड के लिए छोड़ दो, दिस इज़ नॉट राइट। आपको पढ़ते रहना चाहिए। भले से आप दिन में 1 घंटे पढ़ें, काफ़ी है। 1 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं, 5 दिन है आपके पास, 2 दिन आप छुट्टी करें हफ्ता इतवार, 5 दिन में 1-1 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। 1 घंटे बहुत होता है मेरे हिसाब से। अगर आप लग के, अगर अपनी आपको मंजिल पता हो कि मुझे क्या करना है, अगर आपको पता ही नहीं है आपने करना क्या है, उठा के किताब खोल के बैठ गया, उससे फ़ायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट पता होगा, पास पेपर्स आपके पास होंगे, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो 1 घंटा भी बहुत है। और पता ही नहीं है करना क्या है तो फिर तो आप 6 घंटे उसमें लगा लें, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो एक आप कह लें कि आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, एक टीचर आपके पास होना चाहिए। टीचर भी ऐसा हो जो कि आपको हर वक्त सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। बिल्कुल। जैसे अभी बच्चों का 15 को पेपर हुआ है, तो मैं 14th को तकरीबन रात को 3 बजे तक बच्चों को जवाब दे रहा था। और जब तक मेरे मैसेज सारे ख़त्म नहीं हो गए तो मैं जब तक सोया नहीं। और इवन सो भी गया तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कि कहीं एक और मैसेज ना आ गया हो। क्या कोई बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, जिस वक्त उसको अशद ज़रूरत है मेरी, मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ, तो क्या फ़ायदा पूरे साल अवेलेबल होने का। सो मेरे ख्याल से एक सिंसियर टीचर आपके पास होना चाहिए। एक आपके पास सिंसियर टीचर होने के लिए आपको खुद भी सिंसियर होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप पूरे साल वेले घूम रहे हों और आखिरी में आप बोलें टीचर मुझसे सिंसियर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आप पूरे साल टीचर के साथ रहें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, एक अच्छा अपने उसके साथ बॉन्ड बनाएं, और फिर आप जो है एंड में जितनी भी आपकी शेड्यूलिंग है, बड़े से आप 1 घंटे की जगह 6 घंटे कर दें आखिरी 3 महीने में, वो तो चले, टाइम की नौयत है। फॉर सपोज़ अगर ज़रूरत है तो 6 घंटे भी बंदा पड़ेगा, लेकिन शुरू में जब ज़रूरत नहीं है तो 1 घंटा इनफ होता है। बहुत ज़्यादा होता है 1 घंटा भी, जिसमें आप अपना पुराना रिवाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें 1 घंटा बहुत होता है मेरे हिसाब से शुरू में। एंड में वो टाइम बढ़ता जाएगा। सर तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं, बिकॉज़ आपके पास फिज़िकली भी आप पढ़ाते हैं, देन ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो किस तरह से टाइम मैनेज किस तरह से होता है? देखिए मेरा टाइम मैनेज कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैंने सुबह के अंदर स्कूल और कॉलेज रखे हुए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स 2 बजे के बाद कॉलेज पढ़ाते हैं, बट मैंने सुबह सुबह ही रखे हुए हैं कॉलेज। कॉलेज भी स्कूल भी सुबह रखे हुए हैं, एंड 1:30 तक मेरा ऑफ हो जाता है, तो मैं 2 बजे घर होता हूँ। 2 बजे के बाद मुझे 2 घंटे लाजमी सोना है। अगर मैं 2 घंटे नहीं सोऊंगा तो मैं उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह 8 बजे उठते हैं और रात को 9 बजे तक पढ़ाते हैं, फिर 9 बजे के बाद सोते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 4 बजे के बाद दोबारा एफर्ट्स डालनी है तो बीच में एक ब्रेक ज़रूरी है। खाना बिल्कुल। खाएं, नमाज पढ़ें, सोएं, ठीक है ना। तो वो 2 घंटे सोने के बाद फिर मैं कोचिंग स्टार्ट करता हूँ अपना। और कोचिंग स्टार्ट करने के बाद जब मैं वहाँ से वापस आता हूँ तो बीच में अगेन 1 आवर का गैप है, जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ खेल भी लेता हूँ, जिसके अंदर मैं जो है चाय वगैरह पी के फ्रेश होकर फिर ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ऑनलाइन पे ही होता है। मुझे ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। उसकी सिर्फ एक वजह है कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बहुत मज़े के होते हैं। ऑनलाइन जो बच्चा पढ़ सकता है ना, इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी कर सकता है,
क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना आसान बात नहीं है। आप खुद बिल्कुल। सोचें, आपके हाथ में एक मोबाइल है, आपके हाथ में टैबलेट है, आपके हाथ में लैपटॉप है, उसके अंदर आपके पास इंटरनेट मौजूद है, एवरीथिंग इज़ देयर। हुँ, आपको आप कह लें डिस्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगेगा? एंड इफ़ यू आर लर्निंग इन दैट यू कैन सर्कमस्टेंसेस, इट्स मीन्स कि आप पढ़ सकते हो, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो वो इतने ज़बरदस्त बच्चे होते हैं, मज़ा आता है उनको पढ़ा के, बहुत मज़ा आता है। और उनको भी ऐसे टीचर्स प्रोवाइडेड नहीं होते वहाँ पर। तो जब वो हमसे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ बड़ा कंपटीशन है यहाँ टीचिंग में, हमारे पाकिस्तान में बड़ा हुँ, कंपटीशन है। मतलब मैं टीचर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं देखूँ अपने आसपास, तो मेरे पास बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि मेरे साथ पढ़ा रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी बुरा पढ़ाऊंगा ना, तो बच्चा उससे आगे पढ़ लेगा। हुँ, अगर वो थोड़ा सा भी बुरा पढ़ाएगा, बच्चा मुझसे आगे पढ़ लेगा। यहाँ कंपटीशन है, वहाँ नहीं है ऐसा। तो वहाँ बस पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाना है। यहाँ कंपटीशन है, तो लड़ाई होती है बच्चों के लिए यार। और ये मेरे ख्याल से लड़ाई अच्छी है। अगर हुँ। आप जो है लड़ाई इन सेंस ये नहीं कि मैं दूसरे टीचर से फुल हाथापाई करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो जब मुझसे मिलेगा तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसको पता है कि मुझे भी जान मारनी है सब्जेक्ट में और उसको भी जान मारनी है, ताकि हम दोनों मिलकर जो है अपने आप को ग्रो कर सकें। एंड दिस इज़ आई थिंक द परफेक्ट थिंग। ऐसा ही होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ आपको बहुत कम टाइम मिल रहा होता है, हुँ, और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ आप बड़े रिलैक्स होते हो। जैसे संडे वाले दिन मैं कुछ नहीं करता। अभी तो खैर पेपर्स करीब हैं, तो संडे वाले दिन भी क्लास ले रहा हूँ। हुँ। सुबह मैच खेल के आता हूँ 11 बजे, तो 11 से 12 क्लास होती है, पहले अपनी, उसके बाद बच्चों की। और वैसे नॉर्मली मैं संडे वाले दिन क्लास नहीं लेता, पूरा दिन फैमिली का होता है। सैटरडे वाले दिन बड़ा फ्री होता हूँ मैं, अक्सर बेशतर, मतलब 2-3 घंटे की क्लास होती है। 5 दिन मेहनत करनी है अपने लिए और 2 दिन फैमिली के लिए। तो बिल्कुल। और जैसे छुट्टियाँ भी आती हैं जून जुलाई की, और फिर सर्दियों की छुट्टियाँ आती हैं, तो इसमें फिर फैमिली ट्रिप है। तो इस तरह से कहीं कुछ ज़्यादा कहीं कुछ कम मैनेज हो जाता हुँ। है। ये चलता रहता है। सर आपका पैशन देख के एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। सर फॉर इंस्टेंस अगर केमिस्ट्री एज अ पर्सन होती तो उसके क्या ट्रेट्स होते? आप उसकी फिजिकल की बात कर रही हैं? अ, फिजिकल अपीयरेंस? कह सकते हैं, पर फिजिकल, इट्स बोथ इन्नेट स्टेट उसके ट्रेट्स भी एंड द फिजिकल वंस। अच्छा मैं सबसे पहले तो फिजिकल की बात करूंगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि वो बड़ी कलरफुल होती है। वही पिंक ऑरेंज येलो जैसे कपड़े पहनाता मैं उसको। उसके शूज़ जो है बड़े ज़बरदस्त, बच्चे जैसे छोटे छोटे कलरफुल शूज़ पहनते हैं, वो मैं उसको पहनाता। और उसकी आंखों में बहुत बड़ा सा मैं ब्लैक कलर का काजल लगाता, जो कि कार्बन का होता। और साथ साथ जो है उसकी नोज़ पे मैं थोड़ा सा येलो कलर का सल्फ़र लगा देता। और जब वो ज़बान बाहर निकालता तो ब्लू कलर की कॉपर सल्फेट वाली ज़बान होती। सो मैं उसको ऐसा बनाता कि सामने वाला देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और अगर कोई बच्चा जिसको मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो उसको मैं पहले वो मॉडल दिखाता, देखो ये है मेरे पास केमिस्ट्री। तो मेरे ख्याल से वो पहले दिन से ही काफ़ी उसको जानने के लिए रेडी होता कि यार नहीं यार, मुझे देखना है इसकी ज़बान के अंदर कौन सा कलर है, इसके ज़बान के नीचे कौन सा कलर है। वो सारी चीज़ें जस्ट लाइक कॉपर के 3 डिफरेंट कलर हो सकते हैं। कॉपर मेटल बिल्कुल। पिंक ब्राउन है, ज़बान उठा के देखा पिंक, ज़बान नीचे किया तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर, डिफरेंट कलर मैं उसके अंदर ऐड करता। और अगर मैं बात करूँ उसकी डेप्थ की और उसकी इंटरनल जो आपने कहा, तो इंटरनल में वो बड़ा मासूम सब्जेक्ट है, लिटरली बहुत मासूम सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। इसमें फिज़िक्स की तरह बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं है, हुँ, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। इसमें बेसिक लर्निंग है, बहुत बेसिक लर्निंग। इवन मैं कहूँगा कि इसके अंदर 70% नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं। अगर आप उसको टाइमली याद कर लेते हो, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। और मैं अपनी क्लास में यही स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ, मैं एक चीज़ को 10 मरतबा बच्चों से बुलवाता हूँ। हुँ, और उसके बावजूद भी जो है ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं बहुत टफ टाइम देते हैं, और कुछ बच्चे होते हुँ, हैं जो याद कर लेते हैं चीज़। इवन लाइक एक डेफिनेशन थी, मुझे अच्छी तरह याद है, अपनी क्लासरूम के अंदर मैंने बच्चों को याद कराई। बच्चा पूछता है सर व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन, या लाइक मैं अगर पढ़ा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन, हुँ, तो मेरी कोशिश होती है मैं डेफिनेशन याद करा दूँ ना। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन हुँ, ऑनली। हुँ, ठीक है भाई, 1 से बुलवाया, 2 से बुलवाया, 3 से बुलवाया, 10 बच्चों से बुलवा लिया, जिसको नहीं भी आता था उसको याद हो गया। और जो मुझे लगता है ना यार, ये बहुत ही जो है कमज़ोर है, मतलब इसका इंटरेस्ट है ही नहीं, ज़ीरो बिल्कुल हुँ, इंटरेस्ट है, ये पेपर में फेल हो सकता है। उससे मैंने 3 दफ़ा बुलवाया, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन, बोलता है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑनली। याद हो गई उसको डेफिनेशन। मैंने बोर्ड पे लिखा CH4, मैंने व्हाट इज़ दिस, हाइड्रोकार्बन है या नहीं, बोलता है सर मुझे कैसे पता चलेगा। मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं क्लास में आपके, कि आप उसको डेफिनेशन याद करा रहे हो, उसको डेफिनेशन याद हो गई, बट डेफिनेशन से सामने लिखी हुई चीज़ को कनेक्ट नहीं कर यस, रहा। तो ये बहुत टफ टाइम भी होता है ऐसा। लेकिन अगर बच्चा सही से चीज़ों को याद भी करे और साथ साथ उसको अपनी सामने वाली लिखी हुई चीज़ से कनेक्ट भी करे, तो केमिस्ट्री आसान हो सकती है। बिल्कुल। याद तो कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे, सिंध बोर्ड में, मैट्रिक बोर्ड में ये सारी चीज़ याद करके चल जाएंगे, लेकिन हुँ, कैम्ब्रिज में ऐसा नहीं होता। याद करने के साथ साथ उसको देख के भी पहचानना है कि ये वही चीज़ है या नहीं। हुँ, डेफिनेशन मुझे सुना रहा है मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑनली, जब सामने लिखा हुआ आया CH4, सो कनेक्ट नहीं कर रहा है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है खाली।
सो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। याद करने के साथ साथ 30% उसको कनेक्ट करना है। सो काफ़ी आसान सब्जेक्ट है 70%, लेकिन पहले आपको याद करना पड़ेगा। उसको याद करने के बाद ही तो आप कनेक्ट करने के बारे में सोचोगे। कनेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, बच्चे याद ही नहीं करते। सर फिर भी आपकी पेशेंस इज़ कमेंटेबल, क्योंकि जितना पेशेंस चाहिए होता है टू टेक वन क्लास ऑल टुगेदर। ये जो है मैं आपको क्या बताऊँ इसके बारे में। मुझे एक तो गुस्सा आता नहीं है, ना मेरी कभी किसी से लड़ाई हुई है, कभी भी नहीं हुई। इवन मेरी घर में भी किसी से लड़ाई नहीं होती, ना कभी किसी भाई से, ना कभी किसी दोस्त से, कभी लड़ाई नहीं हुई मेरी। और क्लास के अंदर भी ये जो मेरा सब्र है ये मेरे बड़ा काम आता है। इवन मैं आपको परसों की बात बताऊं कि एक बच्चे ने मेरी क्लास थी 9 बजे से 10 बजे तक, 9 से 10 क्लास हो गई मेरी। 10 के बाद मैंने बच्चों से पूछा, भाई अगर आपको कोई सवाल है, आपकी कोई दूसरी क्लास नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। सो बच्चों ने सवाल पूछा, तो कोई 10-15 बच्चों ने 10 बजे से 10:15 तक सवाल पूछ लिया। फिर हमारी एक बच्ची हैं, तो वो आई 10:15 बजे, और 10:15 बजे के बाद उसने ऑलमोस्ट 20-25 मिनट सवाल पूछे। 20-25 मिनट तक वो कंटिन्यूसली सवाल, सर एक और, सर एक और, सर एक और। लिटरली मेरे इंटरनली भी ये फील नहीं आया कि यार मैं इसको म्यूट कर दूँ। मैं उसको सारे जवाब दिए। और मैंने कमेंट्स में देखा है अपने बच्चों को, वो बच्चे जो है ना मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। बोले सर आपका सब्र है, सर आप जो है मतलब कैसे इतना कोई कर सकता है किसी के लिए भी, कि आप इतना आंसर दे रहे हो और फिर भी आप कुछ नहीं कह रहे हो उसको, आप हंसे जा रहे हो और जवाब दिए जा रहे हो। सो कोई मसला नहीं है। बहुत सारे सवाल जो उस बच्ची ने पूछा अगले दिन पेपर में थे वो मौजूद, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को भी फ़ायदा हुआ। तो कहीं अगर आप किसी चीज़ के लिए सब्र करते हो तो अल्लाह उसका सिला कहीं और देता है। बेशक। उस बच्ची ने जो सवाल शुरू किया था सॉल्युबिलिटी से, अगले दिन वो पेपर में पहला सवाल था। ओह सो अगर आप कहीं कुछ कंट्रोल करते हो, कहीं किसी चीज़ को सब्र करते हो, तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है आपको। लोग सब्र नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते, तो फिर मेरे ख्याल से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं फिर लोगों को। बिल्कुल थोड़ा सो अगर मुश्किल हो आप हर जाता है। चीज़ को अल्लाह की मर्ज़ी समझकर और अल्लाह की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है जैसे फॉर सपोज अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड जो मैं इस वक्त यहाँ हो सकता हूँ। इसके अलावा कोई और जगह होता, हो सकता है मेरे साथ कुछ और वहाँ पर हो रहा होता जो कि मे बी बुरा हो सकता था, अच्छा हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने अगर यहाँ बिठाया तो दिस इज़ बेस्ट। तो अगर कोई बच्चा सवाल कर रहा है तो वो बेस्ट चीज़ है, उसको जवाब दो ना यार। आप उसको जवाब नहीं दोगे तो आप 100% अपना पूरा ही नहीं कर रहे। एटलीस्ट आपको अपना 100% तो पूरा करना चाहिए बिल्कुल ना। सर। 100% नहीं, अगर आप 90-80% भी पूरा करेंगे तो दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। लोग करते ही नहीं है, ना टीचर्स, ना बच्चे, ना कोई और। चाहे हम बेसिक अपनी रास्ते में देखें तो झाड़ू देने वाला भी 100% पूरा नहीं कर रहा, या सब्ज़ी या फ्रूट बेचने वाला भी 100% पूरा नहीं कर रहा, या 80% भी पूरा नहीं कर रहा। आपकी जहाँ नज़र इधर हुई वहाँ से ख़राब फ्रूट या एक ख़राब सब्ज़ी शॉपर में। तो जब आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो डेफिनेटली उसका पे बैक भी तो होगा ना। तो आपको जब बुरा करना है तो बुरा एक्सेप्ट भी करें। बुरा होगा खुद के साथ तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों के साथ करना है, दिस इज़ नॉट राइट। 100% दें, अपना सब्र रखें, तहम्मुल रखें, अच्छे से करें, अल्लाह पे यकीन रखें, बहुत अच्छा होगा जो भी होगा। So that was a very good lesson. So before we move towards the end, मैंने कुछ quick fire questions prepare किए हैं, और उसमें आपको like one word के अंदर like from the options that I give उसमें से एक choose करना होगा and one word answers देने होंगे. So sir, shall we start? यस श्योर। Sir, tea या coffee? ठीक। Obviously. Sir, most used app on your phone? व्हाट्सएप। That makes sense as well. Sir, periodic table, do you think it's fascinating or frustrating? इट्स, इफ इट इज़ गिवन इन द पेपर इट्स मीन इट्स फैसिनेटिंग। Sir, online learning या फिर ऑनलाइन। online? ऑनलाइन। Not physical? नो। One फिजिकल word. भी अच्छी है अगर बच्चे अच्छे हों। लास्ट क्लास में मेरे पास तकरीबन 15 बच्चे थे, उनमें से 9 के ए स्टार आए और 4 के ए। Oh, 2 माशाल्लाह. बच्चों के खाली बी आए। वो जो 2 बच्चों के बी आए हैं वो 5 मरतबा मॉक्स में फेल हुए थे। उनके बी आए हैं, वो उनका ए स्टार से ज़्यादा एक्सेप्टेबल है मेरे लिए, कि उन्होंने ए स्टार से ज़्यादा मेहनत की है तब जाके उनका बी आया है। सो फिजिकल बच्चे अगर अच्छे हों तो वो लेवल होता है फिर क्लास में पढ़ाने का। लेकिन अगर आपकी क्लास 4 बजे शुरू हो रही है, बच्चा 4:45 बजे आ रहा है, तो वो फिजिकल मज़े का नहीं होता। मोबाइल में बच्चा घुसा हुआ है, आप भी उसको देख के डीमोटिवेट होते हो। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल में मुझे बहुत तंग करती हैं। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे जस्ट लव। सर, वन वर्ड जिसमें आपके स्टूडेंट्स आपको लगता है कि आपको आपकी क्लासेस को डिफाइन करते होंगे? सपोर्टिव। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. सर, फाइनली कुछ जो आप ऑडियंस से जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स, आपने अपने स्टूडेंट्स से कुछ कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? यार देखिए, मैं बच्चों को अपने क्लास में भी और अपनी आखिरी लेसन्स में भी और पहले लेसन से जब मैं स्टार्ट होता हूँ तो बच्चों को ये 3 चीज़ें बहुत सिखाता हूँ। 3 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लें
तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, भले से वो आपका सब्जेक्ट हो, आपका एग्ज़ाम हो, आपकी लाइफ हो, आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, वॉट 3 चीज़ें। नंबर 1, आपने जो अपने अम्मा अब्बा है ना उनको खुश रखना है, चाहे वो कुछ भी कहें आपको, आप खामोशी से सुन लें, कुछ ना बोलें ना, मतलब उसके जवाब में कुछ ना बोलें, आप खामोशी से सुन लें। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, वो बात बुरी भी लग रही है, इट्स फाइन, अम्मा अब्बा हैं तुम्हारे, भाई तुम्हें पैदा किया है और इतने से इतना बड़ा कर दिया है, तो थोड़ा सा अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सुन लें अम्मा अब्बा। उसके बाद फिर बाकी जो घर वाले होते हैं, बेगम, बच्चे, वट अगर आप बड़े हैं, दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, इन सबको खुश रखें। इनको नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी मौजूदगी से, पहली चीज़, इनको फ़ायदा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जो हैं जो भी कमाते हैं वट आप 10 रुपये कमाते हैं, जो भी आप कमाते हैं उसमें से अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करें। तो अगर आप अपने आसपास देखते हैं कुछ नीडी लोग हैं, आपकी फैमिली में सबसे पहले आप देखें, उसके बाद फिर आप आगे निकलें, जो आपके पड़ोसी वगैरह हैं उन पर ज़रूर आप स्पेंड करें, उसका बदला डेफिनेटली अल्लाह देंगे आपको। ये 2 चीज़ें हैं। थर्ड चीज़, आप जो भी करें ईमानदारी से करें, 100%। 100% ना सही, एटलीस्ट 80-90% तो कोशिश कर सकते हैं आप अपनी तरफ से करने के लिए। आपके आसपास जो लोग हैं डेफिनेटली वो आपको थोड़ा सा मुश्किल करेंगे आपको 100% करने में, लेकिन आप कोशिश तो करें। 3 चीज़ें आप ना लेंगे दुनिया में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो दुनिया में वॉट कोई भी चीज़ हो, आपका बिजनेस हो, आपका काम हो, या आपको अगर पैसे नहीं भी चाहिए, आप अपनी पर्सनैलिटी की भी बात करें, लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे अगर ये 3 काम आप बहुत अच्छे से करते हैं तो। सो मेरे ख्याल से ये 3 काम अगर आप अपना लें तो बहुत कुछ हो सकता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ, और आखिरत में भी इनफैक्ट। Finally, sir, thank you very much for coming you. over. It was a pleasant time आपके साथ. Like the entire discussion was very fun. Thank you. And for our viewers, I'm sure you'd have enjoyed the entire conversation and have taken notes as well. So until next time, stay safe and keep yourself motivated.